हम लोग इस वीडियो में आज रसायन विज्ञान को समझने वाले हैं, जो कि लूसेंट से ली गई है। ये लूसेंट का पहला चैप्टर है और इसके बाद हम लोग इसकी प्रश्नावली भी करेंगे। तो एक चैप्टर करेंगे और उसके बाद एक प्रश्नावली करेंगे। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखते हुए चलना है, सुनते हुए चलना है। आपको पूरी रसायन विज्ञान बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपको स्क्रीन में देखते हुए चलना है। लिखा है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की सबसे पहले परिभाषा बताई जाती है कि रसायन विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। मतलब कोई पदार्थ कैसा है, खट्टा है, मीठा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, उसकी क्वालिटी कैसी, उसके गुण कैसे हैं, उसकी संरचना कैसी, वह ठोस से मिलकर बना है, गैस से मिलकर बना है, उसकी संरचना कैसी, उसका संगठन कैसा है, तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसको अगर किसी चीज़ में मिला देंगे तो कैसा दिखेगा, उसको जलाएंगे तो कैसा होगा, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। यानी जो भी चीज़ें किसी भी पदार्थ के बारे में एक सूक्ष्म निरीक्षण करना रसायन विज्ञान की देन है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु, आप अपने आसपास कोई भी वस्तु देखें, हर एक वस्तु रसायन विज्ञान से बनाई गई है। बिना रसायन विज्ञान का यूज किए उसमें कोई भी वस्तु अपने आसपास की देखिए, कोई भी वस्तु बनी है वो रसायन विज्ञान का ही ज़्यादातर देन है। जैसे पेन, कापी, कलम, ये सब केमिस्ट्री की ही देन है। हर चीज़ आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं, जिस लैपटॉप से सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान की ही देन है। तो रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अब इसमें आती है रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है। ये शब्द केमिस्ट्री जो कि अंग्रेजी से लिया गया है, इसका एक कीमिया शब्द से, इसका कहाँ से हुई है, कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी के रंग या काला रंग, यानी मिट्टी का काला रंग, जो कि कीमिया मतलब होता है। इसी कीमिया से बना है केमिस्ट्री। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना मेन वाला पॉइंट है कि लैवासिए रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो ध्यान रखना, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लैवासिए। आगे आते हैं। अब हम आते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति पर। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। तो सबसे पहले समझते हैं पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब होता है कि उस वस्तु का वजन, कुछ ना कुछ, किसी वस्तु में कुछ ना कुछ वजन होगा, तो वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। वैसे द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। फिजिक्स में आपको बताएंगे, फिजिक्स में द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। W = mg भार होता है और द्रव्यमान m होता है। तो सिर्फ द्रव्यमान का मतलब ये समझो कि वस्तु का वजन जिसे होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ वजन होगा और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, तो जो भी चीज़ें घेरे उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो लगभग प्रत्येक वस्तु जो अपने आसपास देख रहे हैं, सारी वस्तुएं पदार्थ हैं। लिखा है दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है उसे, और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। मतलब अगर हम लोहे को टच करते हैं तो वो अपनी संरचना को बना के ही रखता है। जिस तरह ठोस लोहा तो दबाने से दबता नहीं, इसका मतलब कि वो ठोस है, अपनी संरचना का विरोध कर रहा। कोई भी वस्तु जैसे जल, हवा, बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, ये सारी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ हैं। ध्यान रखना आपको, ये हवा भी एक पदार्थ होती है। हवा भी कैसा है, एक पदार्थ है। आगे बात करें, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से बनी हैं। आपको पता भी होगा कि रामचरितमानस में एक दोहा आती है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्वों से बना शरीर। मतलब शुरुआत में वैज्ञानिक मानते थे कि हमारे शरीर में या कोई भी वस्तु, कोई भी सजीव प्राणी हो चाहे निर्जीव प्राणी हो, 5 वस्तुओं से ही मिलकर बनती है। जो कि कौन कौन सी थी, क्षितिज माने आकाश, मतलब खाली स्थान यानी आकाश, जल, पावक मीन्स हवा, गगन आकाश हो गया, समीर माने हवा, पावक मीन्स अग्नि होती है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें बनती। लेकिन शुरुआत के दौर पे भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का लोगों के अंदर ध्यान में जा रहा था कि हाँ, कुछ ऐसा ही संरचना होती किसी भी शरीर की या किसी भी सजीव प्राणी की। उसके बाद आते हैं हम लोग, तो ये ध्यान रखना है। प्रारंभ में हो गया, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें परमाणु कहा गया है। तो ये महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणुओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी। तो सबसे पहली थ्योरी परमाणु के बारे में किसने दिया, महर्षि कणाद ने दिया। रसायन विज्ञान के जनक किसको कहेंगे, लैवासियों को कहेंगे। रसायन विज्ञान का जो केमिस्ट्री शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, कीमिया शब्द से मिलकर बना, जिसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी।
रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के गुणधर्म, संगठन, संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद हो गए। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। परमाणु की संरचना किसने बताया शुरुआत में? सबसे पहले महर्षि कणाद ने। तो ध्यान रखना है। तो हमने बताया पदार्थ क्या है? पदार्थ प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, सबसे पहले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता पदार्थ का वर्गीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब उसको सिर्फ देखकर, भौतिक गुणों को देखकर, उसको महसूस करके या स्पर्श करके या टच करके, मतलब स्पर्श करके उसका अनुमान लगा के उसके गुणों को बताना। और रासायनिक गुण का मतलब उसको तोड़कर, उसको जलाकर, उसको किसी न किसी चीज़ में मिलाकर उसका केमिकली प्रकार से देखना। अब भौतिक का मतलब होता है फिजिकली देखना, मतलब बाहर अनुमान लगा के, उसको स्पर्श करके, खा कर या देख कर ही पता लगाना। तो पदार्थ भौतिक अवस्था के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ये मुख्यतः तीन प्रकार हैं। इसके अलावा भी दो प्रकार और होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से, तो पदार्थ देखेंगे तो दो तरह से हमको दिखेंगे, एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण पदार्थ। हम सब अभी समझेंगे शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है। शुद्ध क्या है? तत्व है, यौगिक है। इन दो पदार्थों को हम शुद्ध कहेंगे। मिश्रण किसको कहेंगे? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज ही कि समांगी विषमांगी है क्या, तत्व, यौगिक, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको भी। अब तक तो हमने बताया तब दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। यौगिक कितने प्रकार के? दो प्रकार, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में हमने क्या बताया कि पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा भी दो अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनको समझते हैं हम लोग क्या क्या होती हैं। तो देखिए, ठोस पदार्थ क्या होते हैं? ठोस का मतलब होता है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। मतलब पदार्थों को जिस आकार में रख दोगे, जिस किसी बर्तन में भर दोगे, जितनी वो जगह शुरुआत में लेगा। आयतन का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जितनी जगह, स्थान या जितनी जगह लेता है उसे उसका आयतन कहते हैं। जो ठोस पदार्थ होगा जितना आयतन शुरू में लेगा वही आयतन पूरा लाइफ लेता है, लाइफ टाइम वही आयतन लेता है। तो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ये सारी वस्तुएं ठोस पदार्थ हैं। इनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, इसको ध्यान रखना है। द्रव क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका आकार तो अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, उन्हें द्रव कहते हैं। जैसे दूध, पानी, केरोसिन, डीजल, कार्बनिक पदार्थ, ये सारी चीज़ें। मतलब जो वस्तुएं जिनका आकार निश्चित होता है, जिनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। मतलब उनको जिस आकार में भर दोगे, जिस बर्तन में भरोगे, उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। जैसे 1 लीटर पानी लीजिए, उसको लोटे में भर दीजिए, लोटे के आकार का बन गया। उसको बॉटल में भर दीजिए तो बॉटल के आकार का लंबा लंबा भर जाएगा। तो उसको किसी पाइप में भर दीजिए तो पाइप के आकार का हो जाएगा। थाली पूरे में डालो, थाली के आकार का हो जाएगा। लेकिन जो उसका आयतन है, आयतन का मतलब जितनी वो जगह ले रहा है, जगह वो उतनी ही लेगा। चाहे आप उसको पाइप में भर के लंबा लंबा कर दीजिए तो लंबाई में जगह बढ़ गई तो चौड़ाई कम हो गई। लोटे में भरेंगे तो चौड़ाई ज़्यादा हो गई तो ऊंचाई कम हो गई। किसी थाली में बिखेर देंगे तो चौड़ाई ज़्यादा भर लेगा, ऊंचाई कम करेगा। तो आयतन उतना ही रहेगा। उसका जो स्पेस है, जगह है, जो जितनी जगह वो लेगा उसका आयतन वो उतना ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है। बात करते हैं गैस की। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। कैसे? जैसे हमने 1 लीटर गैस लिया, जी हाँ, लीटर में नापते हैं गैस को। जैसे मान लो 1 लीटर गैस लिया, उसको गुब्बारा में भर दो, बड़ा सा गुब्बारा लेकर, तो पूरे गुब्बारे में फैल जाएगी। वही गुब्बारा खोल दो तो पूरे वायुमंडल में फैल जाएगी। तो उसका ना तो जगह निश्चित है कि 1 लीटर इतने में ही आएगी। जैसे 1 लीटर गुब्बारे में हवा भर दिया गया तो गुब्बारा फोड़ दो तब तो पूरे में फैल जाती है ना, वही वायुमंडलीय गैस में पूरे वायुमंडल में फैल गई। मतलब उसका 1 लीटर कितने में आएगी ये भी तो नहीं निश्चित है, कितनी जगह लेगी 1 लीटर। और उसका आकार निश्चित ही नहीं, गुब्बारे में भर दो गुब्बारे के आकार का
गुब्बारे का आकार घुमा किसी तरह का कर दो उसी आकार में हो जाते। तो गैसों का ना तो आयतन और ना ही आकार निश्चित होता है। गैसें बहुत सारी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारी गैसें होती हैं। जैसे हवा, हवा का मतलब होता है कि सारी गैसों का मिश्रण, उसे हम हवा कहते हैं। देखिए ध्यान से नोट करके लिखा है, गैसों का कोई प्रश्न नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये विसरण, यहाँ पे एक शब्द आया विसरण। विसरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का बहना, ठोस का बहना, द्रव का बहना और गैस का बहना, इसे हम विसरण कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ होता है तो वो उसका विसरण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। जैसे जो पुराने खिड़कियों के मकान होते हैं, पुराने बहुत पुराने भवन हो, उनके जो कांच की खिड़कियां होती हैं, उनके कांच नीचे की ओर मोटे और ऊपर की तरफ पतले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ठोस पदार्थ का जो कांच था वो भी धीरे धीरे विसरित होता रहता है, बहुत कम विसरण होता है, ना के बराबर कह सकते हो। द्रव का विसरण होता है, द्रव का जैसे पानी चलता है, पानी कहीं भरा उसको डाल दो मिट्टी में, ज़मीन में, दूर तक फैल जाता है, तो ये पानी का विसरण होता है। लेकिन गैसों का विसरण सबसे ज़्यादा होता है। गुब्बारा होता है, कहीं से लीकेज हो जाए, टायर होता है, एक जगह से लीकेज हो जाती है तो पूरी गैस वहीं से निकल जाती है, तो उसका विसरण फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से होता है। इसे हम कहते हैं गैसों का विसरण होना। तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, गैसों को आसानी से संपीड़ित कर सकते हो। जैसे आपके कमरे में जो भी गैस भरी है, इसको पूरी गैस को बंद करके किसी छोटे से गुब्बारे में भर सकते हो। जैसे जो 15 लीटर का सिलेंडर आता है घरों में एलपीजी, उसमें जो गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। मतलब वो इतनी गैस होती है कि अगर उसको खोल दिया जाए तो पूरे गांव में वो गैस फैल जाएगी। लेकिन उसी गैस को संपीड़ित करके, मतलब दबा करके, टेम्परेचर घटा करके उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, आसान होता है, संपीड़ित कर सकते हैं, उनको भर सकते हैं। संपीड़ित करने के बाद वो द्रव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो जैसे जो एलपीजी होती है वो द्रव फॉर्म में ही भरी होती है, लेकिन वो होती है गैस। जैसे उसको वहाँ से निकलती तो उसको मिल जाता है फिर से जगह, अब फिर से दूर दूर गैस फैल जाती है, दूर दूर उसके कण हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है। आगे समझते हैं। आगे लिखा, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे किसी पदार्थ को, अगर हमने बताया ना अभी, गैसों को संपीड़ित करके द्रव में बदल सकते हो, द्रव को संपीड़ित करके ठोस बना सकते हो। जैसे हमने बताया, जो गैसेस एलपीजी गैस होती है, लेकिन उसको दबा करके, टेम्परेचर घटा करके, उसको संपीड़ित करके लिक्विड बना दिया गया। अब उसको और ज़्यादा टेम्परेचर घटाएंगे और ज़्यादा दबाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो ठोस भी बन जाती है। जैसे जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो होती है, उसको दबा करके पहले लिक्विड बनाते, लिक्विड को और टेम्परेचर घटा के, दाब बढ़ाकर फिर इसको हम ठोस बना देते। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ की अवस्था ताप और दाब में परिवर्तन करने से चेंज हो जाती है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर। अब लकड़ी पत्थर की अवस्था बदलोगे तो क्या होगा, अच्छा बताइए। जैसे लकड़ी है, उसको बहुत ज़्यादा दबा दोगे तो टूट जाएगी। पत्थर बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे, ठोस चाहे जितना कर दो, गर्म चाहे जितना कर दो, वो पिघलने वाला नहीं है। लेकिन ज़्यादा दबाओगे तो चूर चूर हो जाएगा। तो ये कुछ अपवाद हुए होते हैं, जो कि अवस्था बदलेगी लेकिन वो ठोस का ठोस ही रहेगा। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, भाप बनेगा। भाप को ठंडा करेंगे फिर से जल बन गया। जल को ज़्यादा ठंडा कर दो, बर्फ़ बन गया। बर्फ़ को गर्म कर दो, जल बन गया। तो बर्फ़, ठोस, द्रव, गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। आगे लिखा है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है, ठोस, द्रव, गैस। हाँ बिल्कुल, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरह से चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन ये अधिकतर जल में ही देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में कपूर कभी आता हो तो कपूर को अगर आप जलाएंगे तो सीधे वो पिघलेगा नहीं। जैसे टायर जलाते हो या रबड़ की कोई भी चीज़ जलाते हो, पेन जलाते होगे अभी कभी, तो पेन जलने पे पेन टपक टपक के नीचे गिरता रहता है। लेकिन अब वहीं पे अगर हम कपूर ले लें, नैप्थेलीन ले लें, नौसादर ले लें, आयोडीन ले लें, इनको जलाएंगे तो ये पिघलते ही नहीं है, सीधा ठोस से धुआं बन के, भाप बन के
जलते जाएंगे और उड़ते जाएंगे। द्रव में पिघलने का काम ही नहीं। जैसे कोई भी चीज़ पिघलती है, देखिए कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, कि ठोस से सीधे गैस में बदलने वाले पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था जो कि हम बता रहे थे, चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था जो प्लाज्मा होती है, पदार्थ को अत्यंत गर्म करने पर, जैसे ठोस, द्रव, गैस होते हैं। अब किसी भी पदार्थ को, चाहे ठोस ले लो, द्रव ले लो, गैस ले लो, उसको इतना गर्म करो कि एकदम हाई टेम्परेचर पर हो जाए, उससे ज़्यादा वो टेम्परेचर हो ही ना पाए, तो उसमें एक चमक टाइप में उत्पन्न होने लगती है। जैसे जो फिलामेंट होता है, बल्ब के अंदर जो तंतु लगा होता है, बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न करता है। तो इससे भी हाई टेम्परेचर अगर कर दें हम, तो उस कंडीशन पर किसी पदार्थ को बोलते हैं उसकी प्लाज्मा अवस्था। वहीं पर पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पे बोस और आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिकों के नाम पे ऊपर रखा गया है। दोनों वैज्ञानिकों का योगदान है इस पांचवी अवस्था को खोजने में। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? पदार्थ को इतना ठंडा कर दो कि उससे ठंडा ना होने पाए, उस कंडीशन पर उसे कहेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और वो द्रव, ठोस, गैस कुछ भी हो सकता है उस कंडीशन पर वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं कुछ डिफिनीशंस, जैसे तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी मिश्रण, ये सब क्या है, इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमारे जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं थी, हमने क्या देखा था पीछे? पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो हमने भौतिक वर्गीकरण यहाँ से ख़त्म कर लिया। मुख्यतः इसकी तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस। चौथी है प्लाज्मा, पांचवी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह से हमने तीन चीज़ें, ये भौतिक वर्गीकरण समझ लिया। अब समझते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार का है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। बात करते हैं हम पहले शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। प्रत्येक वह पदार्थ जो सिंपल सा किसी एक ही प्रकार के परमाणुओं, अणुओं या फिर तत्वों से मिलकर बना है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए। वहीं पर मिश्रण क्या है? इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम धातु, हमने कहा सोडियम धातु, तो सोडियम धातु की अगर हमने बात की तो ये सिर्फ सोडियम धातु है, यानी इसमें सोडियम के ही परमाणु ढेर सारे परमाणु सोडियम से मिलकर बने हैं। मतलब ये सोडियम एक क्या है? तत्व है। हमने कहा आयरन मतलब लोहा मतलब जो Fe के आयरन, Fe होता है ना लोहा, Fe, तो लोहे में सिर्फ लोहा के ही कण मिलकर बने हैं, तो वो है शुद्ध पदार्थ। लेकिन मिश्रण की बात करें तो मिश्रण हो गया जैसे जल और चीनी का मिश्रण। ये जो हवा है हमारे चारों तरफ, वायुमंडल में हवा, वायु, ये है मिश्रण। वहीं पे अगर हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो वो है तत्व, क्योंकि वो ऑक्सीजन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन। किसी सिलेंडर में अगर हम ऑक्सीजन भर दें और एक सिलेंडर में हवा भर दें, तो हवा क्या है? ये है मिश्रण। और सिर्फ ऑक्सीजन क्या है? ये है तत्व। वहीं पे तत्व मतलब शुद्ध पदार्थ। अभी आगे आएंगे तत्व और यौगिक में भी अंतर समझेंगे। तो ये समझ दो कि शुद्ध पदार्थ का मतलब एक ही प्रकार के परमाणु अणु भरे हों, मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु या अणु भरे हों, उसे हम मिश्रण कहेंगे। अब हम बात करेंगे तत्वों के दो प्रकार। एक होता है मतलब शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तो हम बात करेंगे तत्व क्या होता है। तत्व क्या है? तत्व वह सूक्ष्मतम कण है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे हम तत्व कहेंगे। तत्व का मतलब ही है कि अब जैसे सोना है, एग्जाम्पल दिया सोना, तो सोना का मतलब है कि उसमें सोने के ही कण होंगे, वो सोने से ही मिलकर बना है पूरा कण। सोने को बनाने के लिए किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सोना है तो सिर्फ सोने के ही कणों से मिलकर सोना बना है। तो इस कंडीशन पर हम उसे तत्व कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है, लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम O2 की बात करेंगे तो यह एक अणु बन जाता है। मतलब ये भी एक तत्व है, लेकिन ये अणु के फॉर्म में, ये यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है।
मतलब तत्व क्या होता है, उनको बनाने के लिए किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सारे तत्व हैं। ये ऑक्सीजन बनी है तो सिर्फ ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी है। ऑक्सीजन को बनने में किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी। सोना बना है तो सोने की कोई वस्तु है तो सोना से ही मिलकर बनी, उसको बनाने में किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इन्हें हम तत्व कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगला है यौगिक। तो यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। इसमें परिभाषा क्या दिया है? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। मतलब जो यौगिक बनता है वो शुद्ध पदार्थों से बनता, तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे बात करें हम किसी भी कंपाउंड को उठा लो, जैसे जल। जल कैसे बना? हमारा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध तत्व ऑक्सीजन था, शुद्ध तत्व हमारा हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन कई सारे तत्वों को मिला लिया तो दो तत्व मिल गया, तो मतलब हाइड्रोजन का एक अणु बन गया, गैस फॉर्म में हो गया। ऑक्सीजन के भी दो अणु मिल गए तो ये भी ऑक्सीजन का एक अणु बन गया, ये भी गैस के फॉर्म में हो गया। तो इन दोनों को निश्चित अनुपात में संयोग करने से एक फिक्स अमाउंट होता है जिनके मिलने से एक यौगिक बन गया, नया कंपाउंड H2O। क्या बन गया? H2O। ये भी एक क्या है? यह H2O एक यौगिक है, इसे हम H2O को यौगिक कहेंगे। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित संयोग में क्रिया करने के पश्चात यौगिक का निर्माण होता है। अगला, जरूरी नहीं कि O2 और H2O ही बनाए। H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ये भी एक यौगिक है। इसमें H2 भी दो है, O2 भी दो है। इसमें कितना है? 1:8 इसका अनुपात होता है। हाइड्रोजन एक गुना तो वो है 8 गुना भार के हिसाब से, लेकिन यहाँ अणुओं के हिसाब से 2:1 होता है, इसमें बराबर अनुपात होता है। तो इस तरह से तत्वों के एक निश्चित संयोग करने से यौगिक बनते हैं। जैसे अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3। मतलब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में होती, तो ये भी क्या है? एक यौगिक है, तो इन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे जल बिल्कुल भिन्न होते हैं। जल को देख लो, जो हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस जो कि ज्वलनशील गैस होती है, बहुत भयंकर गैस होती है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? यह एक शुद्ध गैस होती है जो कि प्राणदायिनी गैस भी कहलाती है। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? H2O। तो जब जल बन गया तो उसमें क्या हाइड्रोजन का जो गुण था ज्वलनशीलता वाला, क्या वो बचा? वो नहीं बचा। तो ये है यौगिक। जब यौगिक बनता है तो उसके पुराने गुण सभी डिफरेंट हो जाते हैं। यौगिक बनते समय डिफरेंट हो भी जाते हैं और नहीं भी, बहुत बार अधिकतर डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए, जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। तो ये बात करते हैं हम लोग मिश्रण क्या होता है। क्या समझेंगे हम लोग? आप समझते हैं मिश्रण क्या है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, वह मिश्रण कहलाता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें जल और चीनी के मिश्रण की, तो जल और चीनी को आप कितना भी मिला दो, कम मिलाओ, ज़्यादा मिलाओ, बराबर बराबर मिलाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिश्रण ही कहलाएगा। तो ये है मिश्रण। आप जल में नमक डाल दो, आप जल में मिट्टी डाल दो, कुछ भी डाल दो, आटा डाल दो, ये सब मिश्रण है। हवा, जो हवा भरी हमारे चारों तरफ, ये भी मिश्रण है, क्योंकि इस हवा में बहुत सारी गैसें भरी होती हैं, अलग अलग टाइप की गैसें हैं। अगर हम एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लें, एक दूसरा सिलेंडर ले लें जिसमें हवा भरी है, तो हवा एक मिश्रण है, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर एक तत्व है। तो मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, कम ज़्यादा कुछ भी चलेगा, लेकिन वो मिश्रण है। मिश्रणों को कोई सूत्र नहीं होता, कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता। इनको कम ज़्यादा मिला के पदार्थ मिला सकते हो, दो पदार्थों को, दो तत्व मिला सकते हो, ये सब मिश्रण कहलाते हैं। अब बात करेंगे मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण मतलब हेमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी क्या होता है? समांगी मिश्रण को ऐसे समझिए, जैसे हमने चीनी और जल को मिलाया,
तो जब चीनी जल में घुल जाएगी पूरी तरीके से, तो आप चीनी को चाहे जल को जो मतलब शरबत बन के तैयार होगा उसे ऊपर से 1 चम्मच टेस्ट कीजिए या नीचे से 1 चम्मच टेस्ट कीजिए या पूरा शरबत ही पीजिए, आपको स्वाद उतना ही मिलेगा। मतलब उसमें जो हमारा गिलास बन के तैयार हो उसमें जो चीनी की मात्रा घुली हुई है, सब जगह बराबर बराबर मात्रा में घुल जाएगी, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसे हम मिश्रण कहते हैं। निश्चित अनुपात में, परिभाषा पढ़ते, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, मतलब हर जगह उसकी क्वालिटी सेम रहेगी, बराबर बराबर मात्रा में उसके जो अवयव होंगे, उसके जो घटक होंगे, प्रत्येक जगह बराबर बराबर मिले होते हैं। इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांगी मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे हमने चीनी और जल मिलाया तो ये बन गया समांगी मिश्रण। अब अगर हम जल में आटा डाल दें तो आटा क्या होगा, या बालू डाल दें तो कुछ देर तक तो घूमता रहेगा, उसके बाद वो नीचे बैठ जाएगा। आटा भी कुछ देर घूमेगा, ऊपर ज़्यादा पतला हो जाएगा, नीचे उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है विषमांगी मिश्रण। इसमें हर जगह जो ठोस पदार्थ या जो दो चीज़ें घुली होंगी तो प्रत्येक जगह बराबर बराबर नहीं घुली होंगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा घुली होंगी। तो ये है विषमांगी मिश्रण, यानी इनका भी कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता, मिश्रण का ही फार्मूला नहीं होता। जैसे बादल, बारूद, कुहासा मीन्स जो कोस, वो मतलब ओस कोहरा टाइप में छाता, तो वहाँ पे कहीं धुंध ज़्यादा तो कहीं धुंध कम, पूरे हवा में, पूरे वायुमंडल में। तो ये सब क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण। तो बारूद में जो मिलाई जाती हैं चीज़ें बराबर बराबर, जरूरी नहीं कि हर जगह वो बराबर तरीके से ही मिल जाए, ये होते हैं विषमांगी मिश्रण। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग आज समझ लिए हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियाँ। इनको हम विस्तार से समझेंगे, अगली वीडियो तक इंतजार करिए। उसके बाद हम लोग पूरा अगले वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।